हेलो हेल्थ प्रेमियों, मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव डायबिटीज और हेल्थ के बाइबल के 9वें क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमें हेल्दी और लाइफ को लंबा रखने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड के बगैर हम बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन वही फूड कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाने के बाद बीमारियों का कारण बन रहा है। हम अगर उसको बैलेंस में नहीं ले पा रहे हैं, उसको सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में जाकर के बीमारी का कारण बनता है। और उसी फूड को अगर हम सही तरीके से खाना सीख लेते हैं, सही मात्रा में लेना सीख लेते हैं, टाइमिंग के हिसाब से और बॉडी के सिस्टम के हिसाब से, नेचर के सिस्टम के हिसाब से उसको लेने लगते हैं, तो वही फूड हमारे लिए मेडिसिन का भी काम करता है। यानी कि अगर हम फूड को हम चेंज कर लेते हैं, उसके सिस्टम को समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग खाने पीने लगते हैं, फूड के साइंस को समझ लेते हैं, बॉडी के सिस्टम को समझ लेते हैं, साइंटिफिक तरीके से हमें फूड की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से वो हमारे बॉडी में एक्ट करता है और किस तरह से हमें फूड को रेगुलर लेना चाहिए, इन सब चीज़ों को जब हम साइंटिफिक तरीके से समझ जाते हैं और उसको हम फॉलो करने लगते हैं, तो उससे ये देखने को मिलता है कि वही फूड हमें मेडिसिन के रूप में काम करता है। और अगर हम बीमार हैं, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे बॉडी में है, तो वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर हम आज के डेट में हेल्दी भी हैं, तो हमें इसे सीखने की ज़रूरत इसलिए है कि आने वाले समय में हम कभी बीमार ना हो, हमारी लाइफ और लंबी हो, हम लंबे समय तक स्वस्थ रहते हुए इस जीवन का आनंद लें। इसीलिए हम आपको हर एक बातों को साइंटिफिक तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। एक एक बातों को एक एक सीक्वेंस में क्रम से आपको एक एक क्लास के माध्यम से हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको रियली इंटरेस्ट है कि मुझे भी हेल्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने बॉडी के बारे में, हमारे फूड के बारे में जानने की जिज्ञासा अगर आपके अंदर है, तो वहाँ पर उसको सीक्वेंस में देखने के बाद आपका नॉलेज भी ज़्यादा होगा और आपको हर एक बातों की क्लियरिटी भी होगी कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं और इन फ्यूचर आपको करना क्या चाहिए। कहाँ कहाँ से आप अपने आप में थोड़े से कंट्रोल लाएंगे तो आप हेल्थ पाएंगे। तो उसी क्रम में आज के इस क्लास में हम प्रोटीन और फैट के डाइजेशन को समझाएंगे और साथ साथ में आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का इंटेक किस तरह से हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट करता है और अगर आप डायबिटिक हैं तो वहाँ पर भी किस तरह से इम्पैक्ट करता है, इंसुलिन लेवल पे किस तरह से उसका इम्पैक्ट होता है, वो बात भी आपको समझ में आएगी। और साथ साथ में आपको आगे की डाइट आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। आपको आगे की डाइट बनाने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप अपनी डाइट को समझने की कोशिश कीजिए। Digestion of protein. The process of breakdown of the protein is called the proteolysis. Proteolysis begin at the stomach. प्रोटियोलाइसिस का मतलब हो गया कि जो कुछ भी प्रोटीन वाले फूड हम खाते हैं, वो फूड हमारे स्टमक में जाने के बाद वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है। जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स स्मॉल वो पेप्टाइड्स में, सिंगल यूनिट्स में उनका ब्रेकडाउन होता है, वो तोड़े जाते हैं। तो वंस द प्रोटीन रीचेस आवर stomach, hydrochloric acid and enzyme protease break down the protein and peptides. तो प्रोटीन्स को जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इनको सिंगल यूनिट में, स्मॉल यूनिट में जो प्रोटीएज एंजाइम होते हैं और साथ साथ में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होती है, वो एसिड हेल्प करती है उसके ब्रेक डाउन में। और उसके बाद स्टमक से होते हुए जब वो डिओडिनम तक पहुंचता है, तो डिओडिनम में जाने के बाद उसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है। इन द डिओडिनम ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंगल अमाइनो एसिड्स बाय हाइड्रोलिसिस। तो जो ये हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के द्वारा जो प्रोटीन यानी जो पेप्टाइड्स हमारे डिओडिनम तक पहुंचते हैं, उस डिओडिनम में पैंक्रियाज के द्वारा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज इस तरह के एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ये एंजाइम उस डिओडिनम में इस प्रोटीन का और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं और फर्दर ब्रेक डाउन होने के बाद हमने कोई भी प्रोटीन खाया है, वो प्रोटीन अल्टीमेटली सिंगल अमाइनो एसिड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आप कोई भी प्रोटीन ले रहे हैं, आपके फूड में प्रोटीन जो भी सोर्स से जा रहा हो, चाहे वो एनिमल सोर्स से हो, चाहे वो
नेचुरल सोर्स से हो, वो प्रोटीन हमारे बॉडी में जाने के बाद अल्टीमेटली अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद आगे का जो फर्दर प्रोसेस उसका होता है वहाँ वो बॉडी में मतलब हेल्पफुल होता है और बॉडी उसको यूज करती है। डायरेक्ट जिस भी फॉर्म में हम खाते हैं उसी फॉर्म में हमारी बॉडी प्रोटीन को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो सोर्सेस कुछ भी हो, आपको यहाँ पर ये भ्रम यहाँ पर निकालने की जरूरत है कि वो हम नेचुरल सोर्स से ले रहे हैं या एनिमल सोर्स से ले रहे हैं। एनिमल सोर्स से लिया हुआ प्रोटीन भी अल्टीमेटली स्मॉलेस्ट यूनिट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगी और उसके बाद फिर उसका फर्दर यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में मतलब चालू होगा, जिससे हम आगे भी मेटाबॉलिज्म के चैप्टर में आपको और डीप में समझाने की कोशिश करेंगे कि एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म किस तरह से होता है और ये प्रोसेस किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं ना कि हम जब साइंटिफिक तरीके से बात को समझेंगे तो हमारे अंदर जो कुछ खाने के बारे में जो डर बना हुआ है या जो मिथ लेकर के हम चलते रहते हैं, इससे हम बाहर आ जाएंगे। इस तरह से प्रोटीन स्टमक में ब्रेक डाउन होते हुए उसका डाइजेशन जो है ड्यूडेनम में होता है और उससे आगे बढ़ते हुए फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक फर्दर डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, साथ साथ में उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। सोडियम एंड पोटेशियम आर द मिनरल्स नीडेड फॉर द एमाइनो एसिड टू पास फ्रॉम द इंटेस्टाइन थ्रू द विली एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब देखिए सोडियम और पोटेशियम का इंपॉर्टेंस कितना है। ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ये इनकी मतलब नीड होती है एमाइनो एसिड्स को इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होते हैं, जो मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके थ्रू पास करने के लिए इसकी सोडियम और पोटेशियम की नीड होती है। यानी सोडियम और पोटेशियम का अगर बैलेंस बराबर नहीं है तो इंटेस्टाइन के थ्रू जो है ये ब्लड स्ट्रीम में अच्छे से प्रोटीन नहीं पहुंच पाएगा। और इस प्रोसेस को हम सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं। हमारे बॉडी में इस तरह से सोडियम पोटेशियम पंप यानी इस तरह से एक्टिव ढंग से काम करता है और अमाइनो एसिड्स को जो है वो विलाई के थ्रू, इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होते हैं उनके थ्रू उसको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने की कोशिश करता है। द प्रोटीन इंजेस्टेड फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट प्रोटीन सोर्सेस आर मेड इनटू न्यू टिश्यू और यूज्ड फॉर टिश्यू रिपेयर इन द बॉडी लाइक हेयर, नेल्स एंड मसल्स आर दे आर ब्रोकन डाउन एंड यूज फॉर एनर्जी। तो इस तरह से प्रोटीन जो भी हम लेते हैं, चाहे वो एनिमल सोर्स से हो चाहे वो प्लांट सोर्स से हो, ये अल्टीमेटली अमाइनो एसिड्स के रूप में कन्वर्ट होगा और उसके बाद फिर अलग अलग जहां पर भी बॉडी को जिस तरह की नीड है उसके अकॉर्डिंग ही वो बॉडी फिर अलग से उसका जो है मतलब रीसिंथेसिस करके जिस तरह की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का जो है वो कन्वर्जन करके उस प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी। तो इस तरह से प्रोटीन किसी भी सोर्स से हो, चाहे एनिमल सोर्स से हो चाहे प्लांट के सोर्स से हो, हमारे बॉडी में जा करके और कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड में, और ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद बॉडी उसको रीसिंथेसाइज करती है। फिर जहां पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही बॉडी रीसिंथेसाइज करके प्रोटीन की जो है पूर्ति बॉडी को देती है। मतलब वो मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, वो भी हम आगे के चैप्टर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है। तो हमारे बॉडी में जो कुछ भी टिश्यू वगैरह की रिपेयर की जरूरत है, हेयर ग्रो हो रहे हैं, मसल्स डेवलपमेंट की बात हो या नेल्स रोज बढ़ रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें आपको बराबर पकड़ में भी आएंगी। तो इनके प्रोसेस में इस तरह की जो रिपेयर की प्रोसेस हो रही होती है वहां पर बॉडी अपने हिसाब से उस तरह के प्रोटीन्स की जो है रीसिंथेसिस करके आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करती है। और साथ साथ में जब हमें नीड होती है एनर्जी की, तो उस एनर्जी की नीड के लिए प्रोटीन का ब्रेक डाउन भी होते रहता है और वो प्रोटीन ब्रेक डाउन करके एनर्जी के रूप में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड। ट्राइग्लिसराइड्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड अनलाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी इस बात को भी समझने की जरूरत है और ध्यान में रखने की जरूरत है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर के प्रेजेंस में इनका ब्रेक डाउन होगा, ये वाटर सॉल्युबल है। लेकिन फैट दे आर नॉट water soluble. The digestive process must break those large droplet of fat into smaller droplet and then enzymatically digest lipid molecules using enzyme called the lipase. The mouth and the stomach play a small role in this process. Most enzymatic digestion of the lipid happen in the small intestine.
अब आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी हम फैटी फूड खाते हैं, ये फैटी फूड बहुत ही माइनर क्वांटिटी में हमारे मुंह में और स्टमक में उसका डाइजेशन होता है। मुंह के अंदर जो लिंगुअल लाइपेज होता है या स्टमक में जो पाया जाने वाला लाइपेज एंजाइम है, ये फैट का डाइजेशन नहीं कर पाता है। मैक्स टू मैक्स डाइजेशन हमारा इंटेस्टाइन में शुरू होता है, और वो कैसे होता है वो आगे हम आपको बताते हैं। जब कुछ भी फैटी फूड आप खाते हो, मुंह से जाने के बाद स्टमक तक वो शांत बना रहता है, वो वहां से जब आगे बढ़ता है तब वहां पर बाइल का जो लीवर बाइल का सिक्रीशन करता है, और वो बाइल जब वहां पर ड्यूोडेनम में आता है, वहां आने के बाद उस फैट का जो है इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें फैट अपने स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ा जाता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और उसके बाद उस ड्रॉपलेट्स का फर्दर डाइजेशन एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा, मतलब जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है, पैंक्रियाज के द्वारा जो लाइपेज नाम का एंजाइम बनता है, वो आकर के उसका फर्दर ब्रेक डाउन करता है। तो इस तरह से जो ट्राइग्लिसराइड है, इसका एंजाइमेटिक डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है, वहां पर पैंक्रियाटिक लाइपेज उसको डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, और ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो जाता है, यानी वो अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यानी फूड को आपने देखा कि ग्लूकोज भी अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन भी अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और साथ में फैट भी अल्टीमेटली फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया चालू होती है। तो हम चाहे किसी भी फॉर्म में लेते हैं, वो हमेशा हमारे स्टमक में जाने के बाद, हमारे पाचन सिस्टम में जाने के बाद स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद आगे की फर्दर प्रक्रिया चालू होती है। तो यहाँ पर आप फैट के डाइजेशन को थोड़ा सीक्वेंस में समझने की कोशिश कीजिए कि इमल्सिफिकेशन जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है बाइल के द्वारा, वहाँ पर बड़े बड़े जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिए जाते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है, जिस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन प्रक्रिया बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एंजाइमेटिक डाइजेशन शुरू होता है। वहाँ पर पैंक्रियाटिक लाइपेज उस ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करता है, और ब्रेक करके 3 अलग अलग फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। इसके बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन डिपेंड ऑन द साइज, मतलब वो और डाइजेशन भी उसके साइज के ऊपर डिपेंड होता है। शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, that is the small product absorbed into the blood via the capillary, and the long chain fatty acids and the monoglycerides, that is the large product, form into the triglyceride and are transported in the chylomicrons into the lymph vessels. पीछे के अध्याय में हमने आपको लिम्फ वेसल्स के बारे में, जब हम बॉडी के सिस्टम के बारे में बता रहे थे, तो वहां पर लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बात याद आ जाएगी। जो फैटी एसिड का जो ब्रेक डाउन होता है, ये फैटी एसिड भी लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन, ये अलग अलग 2 चेन के रूप में मतलब होते हैं। और जो शॉर्ट चेन होते हैं, ये शॉर्ट चेन वहीं जगह पर एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड बोलते हैं, तो वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, उनका डाइजेशन यानी उनका एब्जॉर्प्शन लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है, और वो फिर बाद में सर्कुलेशन तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी में फैट का डाइजेशन कंप्लीट होता है। यानी फैट का डाइजेशन जब आप मुंह से देखेंगे तो मुंह में मैकेनिकल डाइजेशन होता है, मिक्सिंग विद द सलाइवा, लिमिटेड एंजाइमेटिक डाइजेशन वहां पर होता है, केवल जो लिंगुअल लाइपेज होता है बहुत कम मात्रा में होता है, और फैट का डाइजेशन 9 के बराबर हमारे माउथ में होता है। उसके बाद स्टमक में जाने के बाद उसकी मिक्सिंग होती है, उसकी चर्निंग होती है, लिमिटेड एंजाइमेटिक डाइजेशन वहां पर होता है, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत कम मात्रा में फैट का डाइजेशन कम कर पाता है, क्योंकि विदाउट इमल्सिफिकेशन फर्दर डाइजेशन हो ही नहीं पाता है। तो इस तरह से जब वहां से वो पहुंचते पहुंचते स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल उसका इमल्सिफिकेशन करता है। उसके बाद एंजाइमेटिक डाइजेशन शुरू होता है, जहां पर कि पैंक्रियाटिक लाइपेज रिलीज होता है, और वो पैंक्रियाटिक लाइपेज उसका ब्रेक डाउन करता है, और उसके बाद फिर शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन के रूप में वो फैटी एसिड्स हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब होता है, और फिर बाद में मेन स्ट्रीम में आता है। तो अब यहाँ पर हम आपको उसको शॉर्ट में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही
कम समय में आपको हम फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, पूरे सीक्वेंस को एक बार फिर से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए। डाइजेशन बिगिंस व्हेन द फूड इंटर्स द माउथ। Mechanical and chemical digestion take place in the stomach. Bile made in the liver is released from the gallbladder, help digest fat. Most nutrient absorptions occur in the small intestine through its walls and absorb into the circulatory system. Pancreas makes pancreatic juice called enzyme, that is lipase, protease, amylase, that breaks down the sugar, fat and starch. Stomach secretes the gastric juice contain enzyme, pepsin, renin, acid, HCl and the intrinsic factor. इंट्रिंसिक फैक्टर भी जो हमारा स्टमक रिलीज करता है, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपके बॉडी में B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा बराबर से। आप चाहे वो बाहर से ले रहे हो गोली के माध्यम से, आप बाहर से B12 का टैबलेट भी लेंगे, तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर अगर आपके बॉडी में नहीं बन रहा है तो वहां पर भी उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इस तरह से ये इंट्रिंसिक फैक्टर हमारा स्टमक बनाता है। कार्बोहाइड्रेट आर द कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल शुगर such as the polysaccharide, disaccharide and monosaccharide. They are broken down into simpler molecules by hydrolysis process. Protein are large molecules of the amino acids bound with the peptides bond in the stomach. Hydrochloric acid and enzyme protease breaks down the protein and peptides. Fat molecules consist of two parts, that is glycerol and 3 fatty acids. Tails are also called the triglyceride. Based on the presence or absence of the double bond, lipids are classified as a saturated and unsaturated fatty acid, जिसको हमने पीछे के फैट के चैप्टर में आपको फैट के क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। उसके अलावा भी आगे जब भी जहाँ इसकी नीड होगी वहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो इस तरह से ओमेगा फैटी एसिड्स आर क्लासिफाइड एज ए एसेंशियल फैटी एसिड एंड नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड। Lipid digestion occurs in the mouth by lingual lipase, in the stomach by gastric lipase and in the intestine by the pancreatic lipase enzyme. इस तरह से हमारा डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट होता है। तो अभी तक आपने यहाँ पर इस पूरे क्लास में ये समझा कि फूड का डाइजेशन साइंटिफिक तरीके से, केमिकली तरीके से, मतलब केमिस्ट्री की भाषा में किस तरह से उसका डाइजेशन होता है, मुंह से लेकर के इंटेस्टाइन तक, और उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, इन सब बातों को आपने समझा। लेकिन उसको प्रैक्टिकली आपको शायद कुछ कंफ्यूजन होगा कि ये सब जान करके हम क्या करेंगे। तो आज हम उस बात को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली इन सब बातों को समझने के बाद हमें क्या दिमाग में रखना है और क्या फॉलो करना है, किस तरीके से आगे चलना है, इन सब बातों को आपको यहाँ पर समझने की जरूरत। तो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो भी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, उस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाता है। जैसे ही हम फूड को चबाना शुरू करते हैं वहीं से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। फर्क बस यही पड़ता है कि अगर वो सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स है तो उसका स्लो रिलीज होगा, मतलब वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन होने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अब उसे आपको यहाँ पर रिलेट करने की जरूरत है कि पीछे की वीडियो में हमने आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बताया कि जिस कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा वो कार्बोहाइड्रेट उतनी ही जल्दी, उतनी ही स्पीड में हमारी बॉडी में पहुंचेगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, और जब वो स्पीड में पहुंचेगा तो वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, और जैसे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा तो वहां पर वो इंसुलिन इंडेक्स को भी बढ़ाएगा। मतलब ब्लड शुगर लेवल जैसे ही स्पाइक होगा वहां पर इंसुलिन बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा तो फिर आगे की प्रक्रिया फिर चालू हो जाती है। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट ब्लड शुगर लेवल पे स्लो होगा, थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर जो कुछ भी ग्लूकोज है यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम होते हुए भी, उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होते हुए भी उसके अंदर जो मौजूद कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ी सी लेट रिलीज होगी, लेकिन अल्टीमेटली वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने वाली है। तो मतलब आपको इस बात से खुश नहीं होना है कि हम तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको वहां पर ग्लाइसेमिक लोड को समझने की जरूरत पड़ेगी, कितना ग्लाइसेमिक लोड हमारे उस फूड में आ रहा है। जब ग्लाइसेमिक लोड के अकॉर्डिंग आप फूड लेना चालू करेंगे, क्योंकि डायबिटीज रिवर्सल की जब बात आती है ना, या इंसुलिन से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, इंसुलिन यानी हाइपर इंसुलिनिमिया से रिलेटेड
कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है तो वहां पर ग्लाइसेमिक लोड को जो है हम एक मतलब मेन पैरामीटर समझकर जब चलते हैं तब रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। अदरवाइज आपको बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते होंगे कि लो कार्ब खाना चाहिए, लेकिन लो कार्ब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाने चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली उसके अंदर जो कुछ भी मौजूद ग्लूकोज है वो आपके बॉडी में पहुंच रही है तो वो कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट आपको वहां पर नहीं दिखाती है। जब आप उसको अल्टीमेट पैरामीटर यानी ग्लाइसेमिक लोड पकड़कर चलेंगे, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसे हम अल्टीमेट पैरामीटर बोल सकते हैं, जिसको पकड़कर आप चलेंगे तो वहां पर आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा और वो जाकर के जो इंसुलिन लेवल को भी इम्पैक्ट कर रहा है उसे भी कंट्रोल करने में आपको आसानी होगी। तो आपको यहाँ पर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड को खाने की जरूरत है। अब यहाँ पर आपको दूसरी बात समझने की जरूरत है कि जब आप कार्ब रिच फूड खाते हो इसका डाइजेशन काफी स्पीड में होता है और स्पीड में होने के बाद यह एब्जॉर्ब हो जाता है और वो अपनी पूरी मौजूदगी ब्लड में दिखा देता है। वहां इंसुलिन आता है, इंसुलिन फिर अपना काम चालू करता है और उस समय समझिए कि आप हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन में हैं, लेकिन आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं पैदा हुआ है, आप डायबिटिक फेज में नहीं गए हैं। उस समय वो पूरी मौजूद इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल्स तक डाल देगी। उसके बाद आपको बहुत कम समय में भूख लगती है और यही कारण भी है कि लोग हाई इंटेक जो है ग्लूकोज का करते हैं, यानी कार्ब रिच फूड का ज्यादा इंटेक करते हैं और बार बार खाते भी रहते हैं। और सलाह भी लोगों को वही दी जाती है कि थोड़े थोड़े खाओ और बार बार खाते रहो। तो थोड़े थोड़े खाओगे, बार बार खाओगे तो आप इंसुलिन के इफेक्ट को बार बार यानी पैंक्रियाज को आप बार बार छेड़ोगे और जब बार बार पैंक्रियाज को छेड़ोगे तो पैंक्रियाज फिर आपको कब तक सुरक्षित रहने देगा। आप समझिए इस बात को। तो हमें बार बार पैंक्रियाज को नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर आप डायबिटिक कंडीशन में पहुंच गए हो तो वहां पर आपको ऐसे भी बात समझ में आनी चाहिए कि पैंक्रियाज आपका वहां पर वीक हो चुका है और पैंक्रियाज जब वीक हो चुका है और बार बार आप ऐसे फूड खाओगे जो बार बार इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को दिखाएगा, मतलब उसके लिए इंसुलिन की नीड होगी, तो वहां पर पैंक्रियाज भी झुझला करके बार बार इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर होगा और जो कुछ भी उसकी इफिकेसी बची खुची है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके बाद में कुछ डायबिटिक पेशेंट को देखता हूं कि कहीं से वो उनकी सुन करके कि भाई फ्रूट खा सकते हैं, डायबिटीज में हम फ्रूट खा सकते हैं, तो वहां पर भी इस कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को समझने के बाद और कार्बोहाइड्रेट का जो हमने आपको क्लासिफिकेशन सब बताया था कि लैक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब जो डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड्स अलग अलग होते हैं, ये सब भी चाहे वो लैक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, फ्रक्टोज हो, ये सभी भी हमारे फूड में अगर रहेंगे तो ये अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं। तो बस फर्क इतना ही पड़ता है कि ग्लूकोज जब जाता है तो डायरेक्ट ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, लेकिन फ्रक्टोज ये सब जो कुछ भी फ्रूट वाली शुगर होती है ये सब डायरेक्ट ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाती है। ये लीवर के द्वारा, मतलब उनका जो मेटाबोलाइजेशन होता है वो लीवर के द्वारा होता है, लीवर उसको एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो डायरेक्टली लीवर को चले जाते हैं जो भी फ्रक्टोज और ग्लूकोज होते हैं और वो लीवर बाद में उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी अल्टीमेटली वो भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है और बाद में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो यहीं पर आपको दूसरी बात ये भी समझने की जरूरत है कि जब आप इस तरह के हाई फ्रक्टोज वाले फूड खाओगे तो वहां पर डायरेक्ट इम्पैक्ट तो ब्लड शुगर लेवल पर उसका नहीं दिखेगा, लेकिन लीवर को ज्यादा वर्कलोड पड़ेगा और जब ज्यादा लीवर को वर्कलोड पड़ेगा तो उसकी कैपेसिटी मतलब कुछ दिनों के बाद यानी देखने को ये मिलेगा कि फैटी लीवर हो गया। तो इस तरह के फ्रूट्स आप अगर ज्यादा खाते रहेंगे तो वहां पर भी फैटी लीवर होने की संभावना बनती है। तो वहां पर आप देखेंगे एक जगह पर तो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट उसका देखने को मिलेगा, वो लेटर ऑन आपको दिख रहा है, मतलब बाद में आपको दिखेगा, साथ साथ में वो फैटी लीवर को भी बढ़ा रहा है। तो इस तरह से हमें हमेशा ग्लाइसेमिक लोड को अल्टीमेट पैरामीटर समझ करके चलने की जरूरत पड़ेगी। जब ग्लाइसेमिक लोड को समझ करके आप चलोगे उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट बनाओगे कि कितना ग्लाइसेमिक लोड हम लेते हैं, हमारी बॉडी कितने ग्लाइसेमिक लोड को टॉलरेट कर पा रही है, हमारी बॉडी की टॉलरेंट लिमिट कितनी है, हमारा सिस्टम कितना ग्लूकोज को टॉलरेट कर पा रहा है, कितना इंसुलिन बन रहा है हमारे बॉडी में। इन सब मापदंड के हिसाब से चेक करते हुए आप जब अपनी डाइट
बनाएंगे, अपने डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कंट्रोल करके चलेंगे, तब आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा और तभी जाकर के आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल और रिवर्स होगी। अदरवाइज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो कार्ब वाले, केवल बोल करके लो कार्ब के नाम पर आप कोई भी फूड लेंगे तो उसका इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा और ना ही वो डायबिटिक रिवर्सल की जर्नी में आपके लिए हेल्पफुल हो। उसके बाद इस डाइजेशन को समझने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जब आप कोई प्रोटीन रिच फूड लेते हो, प्रोटीन रिच फूड माउथ में उसका डाइजेशन होता ही नहीं है, स्टमक में आने के बाद वो ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद जाकर के ड्यूडिनम से पास होता है, फिर उसका डाइजेशन शुरू होता है। मतलब आपने खाना खाया तो 1-2 घंटे तो ऐसे ही आपको डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरने में काफ़ी लंबा समय लगेगा और वो लंबा समय जब कंप्लीट होते होते कई घंटे निकल जाते हैं। मतलब 1-2 घंटे तो वैसे ही पेट में बैठा हुआ है, स्टमक में बैठा हुआ है, वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है, जो एसिड का सिक्रेशन हो रहा है, वो उसको टुकड़े टुकड़े में मतलब ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद लास्ट में उसका डाइजेशन चालू होगा। जबकि आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो वो तुरंत ब्लड शुगर स्पाइक कर रहा है, एनर्जी यूज में आ रही है नहीं आ रही है, वो डिपॉजिट हो जा रही है और बाद में कुछ समय के बाद आपको भूख भी लग जाती है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाता है कि आपने अगर प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दिया तो वो प्रोटीन की वजह से आपको भूख भी लेट लगेगी, मतलब इतना जल्दी आपको खाने की इच्छा ही नहीं होगी, आपको भूख नहीं लगेगी। उसके बाद आपने तीसरा पॉइंट देखा होगा कि जब आप फैटी फूड लेते हो तो वो फैट का डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है। जब बाइल का सिक्रेशन होता है, बाइल सिक्रीट होने के बाद इमल्सिफिकेशन होता है, यानी वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ने के बाद तब जाकर के वो फिर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो यानी कि आपने प्रोटीन रिच फूड लिया तो वो और ज़्यादा समय लेगा डाइजेशन में, आपको भूख बहुत लंबे समय के बाद लगेगी और साथ में आपने वहाँ पर फैटी फूड भी ऐड किया हुआ है तो फैट का डाइजेशन और लेट हो रहा है। तो फैट का डाइजेशन और लेट हो रहा है मतलब आप लंबे समय तक आपको भूख भी नहीं लगेगी और साथ साथ में वो एनर्जी के लिए जो रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को है वो बॉडी यूज करते रहेगी, उस फूड का अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा, उसका डाइजेशन भी अच्छे से होगा और यूटिलाइजेशन भी अच्छे से होगा। तो इसलिए ये सब बातों को आपको समझाने के पीछे का मेरा उद्देश्य यही है कि डाइजेशन को जब आप समझ जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ जाएंगे, डाइजेशन किस तरह से होता है, फिर फूड किस तरह से एब्जॉर्ब होता है और किस तरह से फिर उसका यूटिलाइजेशन होता है, तब आपको ये बात भी समझ आएगी हम कार्ब रिच के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, केवल कार्ब वाले फूड को हम क्यों खा रहे हैं। और जब हमारे बॉडी का सिस्टम प्रोटीन और फैट से भी चल रहा है, जैसे आपके अंदर भी जो कुछ इस तरह के सवाल उठते होंगे, बहुत सारी बातों को सुनकर के कंफ्यूज होते होंगे, तो ये कंफ्यूजन भी आपका खत्म होगा और आपको प्रोटीन वाले फूड या फैट वाले फूड खाने में आपको डर भी नहीं लगेगा। इसलिए हम इस सब बातों को इतना आपको सीक्वेंस से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ में आपको ये डायबिटिक कंडीशन में, यहाँ तक कि आप इंसुलिन पर भी हो, उस कंडीशन में भी आपको ये फूड हेल्प करेगा, वहाँ पर भी आपको कम इंसुलिन का डोज लेना पड़ेगा। तो आपको ये सब सिस्टम को समझ करके लंबे समय तक आपको उसको फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के आपका कंट्रोल होगा डायबिटीज और रिवर्स होगा। और जब आप रिवर्स होने लगेगा तो उस रिवर्सल के साथ में आप देखेंगे ना कि बॉडी के अंदर और भी जो पैरामीटर सब गड़बड़ हुए थे, चेंजेस हुए थे, वो सभी पैरामीटर्स भी नॉर्मल की तरफ आने लगेंगे। मतलब आप एक बीमारी नहीं ठीक करते हो, आपके अंदर जितनी भी बीमारियां और भी हैं वो सब धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती हैं और ठीक होने लगती है। और इसीलिए हम बार बार बोलते रहते हैं ना कि आपको सीखने की जरूरत है। आप जब सीखोगे, हर बात को समझोगे और उसको तब आप अमल में लाने की कोशिश करोगे, उसको फॉलो करोगे और तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। आप किसी की सुनी सुनाई बातें, किसी की आज 2 दिन फॉलो कर लिया, 2 दिन किसी और को फॉलो कर लिया, 4 दिन किसी और को फॉलो कर दिया, आप 10 अलग अलग ट्रैक पे चढ़ते रहेंगे तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक्चुअल डेस्टिनेशन पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। आप जब भी एक ट्रैक को पकड़ करके उसकी बारीकियों को समझ करके चलने की कोशिश करोगे ना, तब जाकर के आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी, आपकी डायबिटीज रिवर्स होगी, आपके जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो कंट्रोल होंगे, तब आप हेल्दी लाइफ जी पाओगे, आप अपनी लाइफ का मजा ले पाओगे। आप अगर अनेक प्रकार के लोगों की अनेक अनेक बातों में उलझे रहोगे तो उस उलझन का परिणाम क्या निकलेगा कि आपके अंदर बीमारियां भी वैसे ही उलझती जाएंगी।
आपको किसी एक ट्रैक पर चलने की ज़रूरत है, उसको डीप में समझने की ज़रूरत है और समझ करके उसको कंटिन्यू फॉलो करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि जितनी मेहनत से हम आपको ये वीडियो देने की कोशिश करते हैं बना करके, आप भी उतनी ही मेहनत से, उतनी ही ईमानदारी से इस वीडियो को सुनने और समझने की भी कोशिश करते होंगे, ताकि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हो। तो इसी क्रम में हम अगले अध्याय में, अगले क्लास में आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि मेटाबॉलिक सिस्टम किस तरह से इफेक्टिव होता है और उसे समझ करके फूड को किस तरह से आपको रिलेट करके चलने में आसानी होगी, और तभी तो आप भी उसको फॉलो कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ साथ में शेयर और कमेंट भी कीजिए। और कमेंट के बारे में तो मैं यहाँ तक बोलूँगा कि आप लाइक ही नहीं, डिसलाइक भी अगर आपको लगता है ना, तो वो बड़े शौक से कीजिए, ताकि मुझे भी तो समझ में आए। साथ साथ में अगर आपको कमेंट में कुछ भी ऐसा लगता है तो आप बेझिझक मुझे निसंकोच कमेंट कीजिए, ताकि हम उसे आगे सुधार भी सकें। और आपके उस कमेंट के माध्यम से अगर कुछ सुझाव की भी बात हो तो उस सुझाव भी हम देने की कोशिश करें, और तभी तो हमें भी मालूम पड़ेगा ना कि आप कहाँ अटक रहे हैं, आप कहाँ कन्फ्यूजन में आ रहे हैं। तो उसे हम आने वाली वीडियो में फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और उसे समझाने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।